सही की मूल विधि के लेकर के एक्ट को लेकर के मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग कि अभी आज जो टेक्स्ट बुक पर पे एक जो वीकली वाला टेस्ट चल रहा है उसमें आप देख कर देखिएगा, पहले ही वीडियो से अपने क्वेश्चन फंसने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि बहुत कम मेहनत करके हमारे साथ मूल विधि में आप देखना, सिर्फ 10 दिन का टाइम दे दीजिए, आपके मूल विधि में 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। बाकी कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं। बाकी जो ये क्लासों में पढ़ा रहे हैं इससे आप लोगों का दिमाग और ज़्यादा हेस्टिटेट हो जाएगा और कोई फ़ायदा उससे निकलने वाला नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसकी वीडियो को मतलब टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मात्र 3 से 4 मिनट में आपका पूरा एक्ट कंठस्थ हो जाएगा। तो थोड़ा राइटिंग का इशू है, लेकिन आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए या फिर इससे समझ में आ जाएगा तो आप इससे भी समझ सकते हैं। बाकी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, देखना आपको सब याद हो जाएगा। तो इसमें आप कैसे याद करेंगे? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये तो आपको हर बार यही बोलना है, पूरा नाम लेना है, जिससे आपको इसका सन तुरंत कंठस्थ रहे। तो इसमें धाराएं कितनी हैं? 10 हैं। ये 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में पारित हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आज तक मात्र 3 बार हुई है। तो पहली बार जब हुई थी तो इस समय हुई थी, उसमें पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ था दहेज वाला? जब स्कूल खुलते थे, जैसे 1 जुलाई से, उस डेट से लागू समझ लीजिए हुआ था। सबसे इससे पहले ये बिहार में बन चुका था और आंध्रा में भी बन चुका था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर पहला कानून ये बना है। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1959 को संसद में पेश हुआ, 6 व 9 मई को संसद के संयुक्त सत्र में पास हो गया। तो संयुक्त सत्र 6 और 9 मई को चला था, उसमें पास हो गया। अब आते हैं हम धाराओं पर। तो धारा 1 तो सबको पता है कहाँ कहाँ लागू, नाम विस्तार संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2 में दहेज एक्ट है तो दहेज की परिभाषा दी गई है। धारा 3 में दहेज लेने या देने के लिए दंड है। तो दहेज मिनिमम इसमें दंड 5 वर्ष है और प्लस 15,000 रुपये जुर्माना, या जुर्माना उतना हो सकता है जितनी दहेज की राशि हो। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड है। तो इसमें 6 से लेकर 10 वर्ष की सज़ा और प्लस 10,000 रुपये जुर्माना या हो सकता है। तो आप कैसे याद करेंगे? 1 में तो पता है, 2 में परिभाषा होती है, 3 में दहेज लेने देने के लिए दंड है और 4 में दहेज मांगने के लिए दंड है। तो आप, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लगभग सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन भी आता है थ्योरिटिकल वो भी कर पाएंगे। जैसे भेंट के बारे में अगर कहा जाए तो भेंट अपवाद है, वो धारा 3 लागू नहीं होती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भेंट दिया, कि वर वधू को भेंट दी गई विवाह के समय में, तो क्या उस पर धारा 3 लागू होगी? तो नहीं लागू होगी, आप याद रखेंगे। विवाह के समय जो भेंट दी जाएगी उस पर नहीं लागू होगी। फिर एक आती है इसमें धारा 4 इंपॉर्टेंट है, 1986 में जोड़ी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया है पिछली बार कि दहेज का एक व्यक्ति विज्ञापन करवाता है तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी? तो उसमें 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा है अथवा 15,000 रुपये जुर्माना है। तो ये आप देखे होंगे, बहुत विज्ञापन लोग पेपरों में करवाते हैं तो उसमें 15,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कब जोड़ी गई है? 1986 में। धारा 5 आपको याद रखना, दहेज लेने या देने में सम्मतिपन्न शून्य होगा। यानी दहेज लेने देने में अगर सहमतिपन्न मतलब आपस में सहमति है, ये कहे तो ये इससे कोई मतलब नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा कि सहमति थी, हमारी सहमति उमती कुछ नहीं होती है इसमें, ये वो मान्य नहीं होगा। धारा 7 अपराधों का संज्ञान, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है धारा 7, बस ये याद रखो अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट और CGM फर्स्ट 2 ही जज कर सकते हैं। ठीक है, 2 ही जज लेंगे इसमें अपराधों का संज्ञान। और धारा 8 कहती है अपराधों के कुछ प्रयोजनों का संज्ञेय गैर जमानती असमनीय होना। संज्ञेय अपराध में गिना जाएगा, ये गैर जमानती होगा। असमनीय इसमें समझौता नहीं हो सकता है। ठीक, असमनीय होना, तो असमनीय होगा। कुछ प्रयोजन इसमें ऐसे होंगे जो असमनीय होंगे, ये आप याद रख सकते हैं। और 8 ये धारा याद रखिए, इसमें सबूत का भार जो है आरोपी पर है। तो इसमें ये धारा नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा इसमें क्या है सबूत, मतलब आरोपी जो होगा, आरोप लग जाएगा उस पर, वो साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें एविडेंस वो नहीं देगा कि जो सामने वाला केस लिखवा रहा होगा, इसमें आरोपी ही साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूँ। 8B धारा कहती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो इसमें नियुक्ति में ये आपको याद रखना है कि ये नियुक्ति इसमें राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और
राज्य सरकार इसकी नियुक्त करेगी। 5 सदस्य होंगे सलाहकार बोर्ड में और मिनिमम 2 महिला। बस इससे ज़्यादा दहेज अधिनियम से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए तैयार होगा। तो क्या फिर से आपको रिकॉल कराया दे रहे हैं। तो देखिए, धारा 1 में नाम विस्तार पूरे भारत में, धारा 2 में दहेज की परिभाषा है, धारा 3 में क्या है, दहेज लेने देने के लिए दंड है, धारा 4 में क्या है, दहेज मांगने के लिए दंड है, धारा 5 में क्या है, सहमति, अगर आपस में सहमति पत्र दिखा रहे हो तो वो शून्य होगा। ठीक है। धारा 4 आपको याद रखिए, दहेज के विज्ञापन पत्र से 6 माह से लेकर के 5 साल तक की सजा या 15,000 रुपये जुर्माना है। ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। फिर धारा 5 के बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये आप देखिए, महानगर मजिस्ट्रेट और CGM फर्स्ट लेता है संज्ञान, ये लिख दी है मैंने। 8वां धारा याद कर लीजिए, इसमें संज्ञेय और गैर जमानती और असमनीय होगा मामला, ये वाला याद कर सकते हैं आप। 8 पर सबूत जो है वो साबित आरोपी करेगा, और 8 दहेज प्रतिशत के अधिकारी की नियुक्त है जो राज्य सरकार करेगी, ये याद रखना। ये धारा नहीं पूछी जाएगी। और कितने सदस्य होते हैं सलाहकार बोर्ड में, तो 5 सदस्य होते हैं, मिनिमम 2 महिला होते हैं। बस इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस बार लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। आगे के भी एक्ट भी देखना, कितना आसानी से आपको सब एक्ट और BNS BNSS सब रटवा देंगे, और आप पेपर जब दे करके आएंगे तो कहेंगे क्या बात है।